नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है समर्पण क्लासेस बूंदी के इस यूट्यूब मंच पर। हम शिक्षण अधिगम की आज अंतिम क्लास पढ़ रहे हैं। इससे पहले शिक्षा, शिक्षण, अधिगम और अधिगम की समस्याएं, शिक्षा के से संबंधित जो नीति है, नई शिक्षा नीति वो, और शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 हम पढ़ चुके हैं। इसमें हम अधिगम के बारे में जो महत्वपूर्ण जानकारियाँ बची हुई हैं वो एक बार देख लेते हैं। कल हमने जाना था कि अधिगम का सामान्य अर्थ ये होता है सीखने से संबंधित है, कि अधिगम का मतलब ये है लर्निंग हो रही है, सीखना हो रहा है। पर ये जो सीखना होता है वो स्थायी रूप से होगा, बोले तो वो परिवर्तन जो हम अपने व्यवहार में चाहते हैं। इसका मतलब ये होता है कि जब भी अधिगम का वास्तविक अर्थ पूछा जाएगा तो हमें बताना है कि किसी व्यक्ति के व्यवहार में वांछनीय जो परिवर्तन उसे चाहिए वो स्थायी रूप से हो जाए, तो वो है अधिगम। अब अधिगम की मूल विशेषताओं में आपको याद रखना है कि ये हमेशा चलने वाली प्रक्रिया है, ये प्रक्रिया भी होता है, स्वयं उत्पाद भी हैं, ये अनुभवों से आता है, पर्सनल और सोशल दोनों प्रकार का होता है, लक्ष्य और उद्देश्य को ध्यान में रखकर सीखा जाता है, सार्वभौमिक होता है यानी कि सब व्यक्ति सीख सकते हैं। इससे व्यक्ति के जीवन में अनुकूलन और समायोजन आता है, और ये एक आंतरिक प्रक्रिया है, बाहर से कौन कितना सीख रहा है पता नहीं लगता है। ये जो जीव है यानी जो सीखना चाहता है और जो वातावरण है, दोनों के बीच होने वाली क्रिया का परिणाम होता है। अभ्यास और अनुभव से, साथ ही प्रशिक्षण से ये अधिगम अच्छा होता है। अभिप्रेरणा से इसमें वृद्धि होती है, और ये जो होता है वो अर्जित प्रकार का है। कैसा होता है? अर्जित होता है। आपको याद रखना है कि जो आपका अधिगम है वो अर्जित प्रकार का है, वो जन्मजात नहीं होता। तो ये हमें याद हो चुका है। अब आगे देखते हैं अधिगम के प्रकार। देखो, अधिगम के कई सारे प्रकार हैं, जिसमें से सामान्य प्रकार एक बार यहाँ डिस्कस कर लेते हैं। औपचारिक अधिगम, जिसके लिए हमें विद्यालय जाना पड़ता है, जहाँ विशिष्ट उद्देश्य जैसे कि ज्ञान, कौशल, क्षमताएं ये सिखाया जाता है, तो ये है औपचारिक अधिगम। ये औपचारिक शिक्षा जैसे ही कार्य करता है। औपचारिक शिक्षा भी विद्यालय जाकर लेनी पड़ती है, क्योंकि शिक्षा ही ज्ञान का माध्यम है। तो ज्ञान, कौशल और क्षमताएं विद्यालय में जाकर अगर ग्रहण कर रहे हैं तो औपचारिक शिक्षा या औपचारिक अधिगम कहलाएगा। और अगर ये शिक्षा या ये अधिगम घर का होगा, माता पिता के द्वारा, समाज के द्वारा दिया गया होगा, तो फिर वो अनौपचारिक अधिगम कहलाता है। जैसे मातृभाषा सीखना, घर की जो भाषा होती है वो भाषा अगर अपन कोई भी बालक को सिखा रहे हैं तो वो अनौपचारिक प्रकार का अधिगम या अनौपचारिक प्रकार की शिक्षा होती है। तो ये तो आपको पता लग गया है। उसके बाद हमारे पास है गैर औपचारिक या फिर निरौपचारिक प्रकार का अधिगम। देखो, आपने गैर औपचारिक या निरौपचारिक शिक्षा में पढ़ा था कि पत्राचार की, दूरस्थ शिक्षा को, व्यावसायिक शिक्षा को, प्रौढ़ शिक्षा को हम गैर औपचारिक या निरौपचारिक शिक्षा में रखते हैं। तो ऐसी शिक्षा जो कठोरता को नहीं, लचीलेपन का गुण रखती है, थोड़ी बहुत कठोरता, थोड़ी बहुत आसानी, यानी लचीलापन का गुण है। जो व्यावसायिक शिक्षा होती है, जो प्रौढ़ शिक्षा है, जो वर्कशॉप आयोजित करवाई जाती है, कार्यशालाएं, वो इसमें आती हैं। इसके अलावा कई बार सीधा सीधा आ जाता है कि संज्ञानात्मक अधिगम क्या होता है। देखो, संज्ञान का मतलब ये है वातावरण में लिया गया ज्ञान, जिससे व्यक्ति तर्क करना, प्रत्यक्षीकरण यानी सामने से देखकर समझना, और कल्पना, अमूर्तीकरण करना मतलब कल्पना में चीज़ों को याद रखना, समझना और समस्या समाधान करना सीखता है। फिर है संवेदी अधिगम। संवेदी का मतलब जो सेंसरी, मतलब जो हम हाथ पैर इनका प्रयोग करते हुए, कान, नाक, आँख का प्रयोग करते हुए सीखते हैं। तो दृष्टि अधिगम, दृष्टि मतलब देखकर सीखना, सुनकर सीखना, स्पर्श से सीखना, और किसी गतिविधि के दौरान किसी सामग्री का उपयोग करते हुए सीखना, ये संवेदी अधिगम में आता है। फिर आते हैं मोटर अधिगम। मोटर अधिगम का मतलब होता है कि दैनिक रूप से जो कार्य करते हैं, गतिविधियां करते हैं, वो सभी इसमें आएगा। जैसे कि चलना, दौड़ना, कूदना, तैरना, लिखना, ये सारी चीज़ें होती है मोटर। मोटर का मतलब होता है गति, जिसमें शरीर को गति देना पड़ता है। फिर है विभेदन अधिगम। विभेदन का मतलब होता है अलग अलग करके देखना, समझना, अंतर करना। जब हम दो वस्तुओं का अंतर समझ जाते हैं और फिर उस हिसाब से हम जवाब देना सीख जाते हैं, तो वो है विभेदन अधिगम। तो ये अधिगम के सामान्य प्रकार हमने देख लिया है। विशेष रूप से आपको दो याद रखना है, औपचारिक विद्यालय वाला होता है और अनौपचारिक घर वाला होता है। अब आगे देखते हैं कि बीएस ब्लूम ने अधिगम के कितने प्रकार बताए हैं। बीएस ब्लूम ने 3 प्रकार बताए हैं, संज्ञान, भाव और मनोगत्यात्मक। जिसमें संज्ञान में आपको मैंने बता दिया है, समस्या समाधान करना, ज्ञान, अवधारणा, प्रत्यक्षीकरण, तार्किकता, अमूर्तता, वो संज्ञान में आता है। भाव में क्या आता है? भाव का मतलब ये है
कोई व्यक्ति कैसा दृष्टिकोण नजरिया रखता है, किसको जीवन मूल्य क्या है, नैतिक शिक्षा, दूसरों की सेवा करना, भावनाओं को समझना, ये उसे आता है कि नहीं आता, ये है भावात्मक अधिगम। और तीसरा होता है मनोक्रियात्मक या मनोगत्यात्मक अधिगम, जिसमें हम ऐसी चीज़ें देखते हैं जिसमें मोटर कौशल गतिविधि आधारित सीखना होता है, जिसमें लिखना, तैरना, बुनाई करना, ये सारी चीज़ें शामिल होगी। तो बीएस ब्लूम ने 3 प्रकार बताए, संज्ञान, भाव और मनोगत्यात्मक। अब देखते हैं अधिगम कितने चरणों में, कितने सोपानों में होता है। अधिगम के चरण या सोपान सामान्यतः 3 सोपान होते हैं। कितने सोपान होते हैं? 3। वो कौन कौन से हैं? सबसे पहले किसी भी वस्तु से संबंधित ज्ञान को ग्रहण करना होता है, इसको कहते हैं अर्जन। बोले तो एक्विजिशन। एक्विजिशन का मतलब ये है कि कोई भी जानकारी हमने ग्रहण की है, हम उसका अर्थ निकालना सीख गए हैं। फिर उसके बाद होता है उसको धारण करना। अब कोई भी ज्ञान ग्रहण हुआ है तो उसको हमें स्टोर करके रखना है, धारण करके रखना है, इसको कहते हैं रिटेंशन। इसका मतलब मस्तिष्क में जब दोबारा उस चीज़ को हम काम में लेंगे तब तक उसे स्मृति, मेमोरी में याद रखना। तो जानकारी ग्रहण करना होता है अर्जन, फिर उसको धारण करने का मतलब होता है उसको स्टोर करके रखना स्मृति में, और फिर जब स्मरण करना हो, जब दोबारा चाहिए उस समय उसको याद कर ले, रिकॉल कर ले। तो 3 चीजें होती है, अर्जन, धारण और स्मरण। इसको अंग्रेजी में कहा जाता है एक्विजिशन, रिटेंशन, रिकॉल। सबसे पहले ज्ञान को ग्रहण किया जाता है, फिर उसको स्टोर करके रखा जाता है, और लास्ट में जब उसकी आवश्यकता होती है तब उसे रिकॉल, पुनः याद किया जाता है। तो ये है अधिगम के चरण। सीखने के नियम दिए हैं थॉर्नडाइक ने। किसने दिए हैं? थॉर्नडाइक। थॉर्नडाइक कौन है? शिक्षा मनोविज्ञान के जनक हैं। कौन है? शिक्षा मनोविज्ञान के, एजुकेशन साइकोलॉजी के जनक हैं। इनके अनुसार सीखने के 3 प्राथमिक या मुख्य नियम होते हैं, और वो तीनों नियम सीखने के लिए जरूरी हैं, जिसमें से अभ्यास का नियम बीएसटीसी के 2023 वाले पेपर में पूछ चुका है कि अभ्यास का मतलब क्या होता है, कि कोई चीज़ आपके लिए व्यवहार में उपयोगी है या नहीं है, ये चीज़ होता है अभ्यास करना। एक बार हम इनको समझ लेते हैं। देखो, पहला नियम है तत्परता का, या इसको जिज्ञासा का नियम भी कहा जाता है। अगर ऐसा प्रश्न पूछे कि एक बालक का सबसे मुख्य गुण क्या होता है, तो वो होता है उसकी जिज्ञासा या उसमें तत्परता का होना। अगर कोई बालक मानसिक रूप से तैयार है, सीखने के लिए जिज्ञासा रखता है, सीखने के लिए तत्पर है, तो उसे सिखाना आसान होता है। इसके लिए एक बड़ा उदाहरण ये है कि कोई भी आप एक घोड़े को तालाब तक पकड़कर ले जा सकते हो, पर उसको पानी पीने के लिए विवश नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि वो पानी पीने के लिए मानसिक तैयार नहीं है, तत्पर नहीं है, वो जिज्ञासु नहीं है। तो पहला नियम तो ये है। दूसरा है अभ्यास का नियम। अब अभ्यास का नियम आपने अच्छे से पता है आपको कि करत करत अभ्यास ते जड़मति होत सुजान, यानी कि जब जब अभ्यास होगा तो चीज़ें आपके लिए उपयोगी होगी, और जब आप अभ्यास करना छोड़ दोगे तब आपके लिए चीज़ें अनुपयोगी साबित हो जाएगी। यानी जब आप टाइपिंग का काम स्टार्ट करते हो कंप्यूटर में कुछ समय के लिए, तो आप अच्छी टाइपिंग करना सीख जाते हो, पर बीच में अगर आप टाइपिंग छोड़ देते हो तो फिर आपके लिए जब एक नए सिरे से आप दोबारा शुरू करते हो तो आपको काफ़ी दिक्कत आने लगती हैं। फिर ये प्रभाव का नियम। प्रभाव का नियम सीधा है, कोई चीज़ आपके लिए उपयोगी है, जिससे आपको संतोष मिलता है, संतुष्टि मिलती है, जिसका आपके ऊपर सही प्रभाव पड़ रहा है, तो आप वो काम करते हो। अन्यथा कष्ट देने वाली चीज़ का आपके ऊपर प्रभाव नहीं पड़ने के कारण आप वो चीज़ नहीं करते। यानी जिस चीज़ से संतुष्टि मिलती है, संतोष मिलता है, उसका प्रभाव पड़ता है, तो आप काम करोगे। कष्ट मिलने पर आप काम नहीं करोगे। तो सीखने के 3 प्रमुख नियम होते हैं। अब आ जाते हैं सीखने के कुछ सिद्धांत भी होते हैं, जिनमें आपसे ऐसे डायरेक्ट प्रश्न आता है कि शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत किसने दिया। ऐसा पिछले साल प्रश्न आया था कि क्रिया प्रस्तुत अधिगम का सिद्धांत किसने दिया। ऐसे अगर आपसे पूछ ले कि शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत किसने दिया, तो हमें बताना है कि पावलोव ने दिया है, और पावलोव ने अपना प्रयोग किया था कुत्ते की लार पर। उन्होंने पाचन तंत्र या लार पे प्रयोग कैसे किया, मैं समझाता हूँ। उन्होंने एक कुत्ता पकड़ा, इस कुत्ते को जो है खाना देने से पहले उसके सामने घंटी बजाई जाती थी। कुछ समय शुरुआत में बच्चा जो कुत्ता था वो घंटी को ज़्यादा महत्व नहीं देता था, पर कुत्ते ने घंटी की आवाज़ से एक चीज़ समझ में आई कि जब जब घंटी बजती तो उसको खाना मिलता है। इसका मतलब घंटी की आवाज़ से वो लार टपकाना शुरू कर रहा है। तो इसका मतलब ये होता है कि हम चाहें तो अनुबंधित कर सकते हैं, किसी का जुड़ाव संबंध बना सकते हैं किसी चीज़ से। तो अगर हम किसी का डर खत्म करना चाहते हैं, तो हम उसका भय समाप्त करना चाहते हैं, तो हमें उसका जुड़ाव अच्छी चीज़ों से करना पड़ेगा। यानी अच्छी अच्छी आदतें सिखाना, किसी का डर खत्म करना हो तो उसे शास्त्रीय अनुबंधन का नियम काम में लेना चाहिए। और ये किसने दिया है? पावलोव ने दिया है। अच्छी अच्छी पॉजिटिव
बातें इसमें सिखाई जाती हैं, अच्छा दृष्टिकोण सिखाया जाता है। कक्षा में अनुशासन लाना है तो लोगों को, बच्चों को उसमें जोड़ना पड़ेगा, या फिर बच्चे का क्रोध कंट्रोल करना है, शांत करना है, उसे जिज्ञासा उसकी शांत करना है, तो उसे सामवेगिक रूप से अच्छा बनाना है, तो ये सिद्धांत का पालना करनी पड़ती है। तो आपको बस याद रखना है कि शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत पावलोव का है। ये अच्छी आदत बनाने और डर को खत्म करने के लिए होता है। उन्होंने अपना प्रयोग कुत्ते की लार के ऊपर किया था। फिर अगला जो सिद्धांत है वो है प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत। इसे कहते हैं उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत, बोले तो एसआर थ्योरी। अब ये क्या है इसको समझाता हूँ। थॉर्नडाइक ने ये सिद्धांत दिया और उन्होंने कहा कि जब भी हम प्रयास करने जाते हैं तो हमसे त्रुटियां होगी, पर इसका मतलब ये नहीं है कि हम प्रयास करना छोड़ देंगे। हमें लगातार प्रयास करना पड़ेगा और हमें कोई ना कोई ऐसी लालच देने वाली, ऐसी हमारे काम की चीज़ ज़रूर मिलेगी जो आपके लिए फायदेमंद होगी, जिससे आपको करने से फायदा मिलेगा। यानी प्रयास करने से त्रुटियां होगी, पर बार बार प्रयास करने से कभी न कभी त्रुटि रहित आप काम करना सीख जाओगे। इसका मतलब एक उन्होंने बिल्ली के ऊपर प्रयोग करके दिखा था कि भूखी बिल्ली उन्होंने बिठा दी और बाहर मछली का टुकड़ा रख दिया और एक पिंजरा ऐसे सेट किया कि पिंजरे पर अगर बिल्ली सही जगह हाथ टच कर दे तो पिंजरा खुल जाएगा और बिल्ली बाहर जाके उस मछली के टुकड़े को खा सकती है। तो फिर बिल्ली जो होती है वो शुरू में झटपटाती है, और जब बिल्ली झटपटाती है तो गलती से एक बार उसका पैर जो है सही जगह लग जाता है और वो उस उद्दीपक मछली के टुकड़े को खा लेती है बाहर निकलकर। तो ये बिल्ली वाला प्रयोग करने वाले व्यक्ति थे। थॉर्नडाइक इस सिद्धांत को प्रयास त्रुटि या उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत कहते हैं। उद्दीपक का मतलब होता है ललचाने वाली चीज जो आपको विवश कर दे कोई काम करने के लिए। फिर है क्रिया प्रसूत का सिद्धांत या अनुक्रिया उद्दीपक का सिद्धांत। इसका मतलब क्या है कि पहले काम करते हैं फिर उसका फायदा बाद में मिलेगा। अगर कोई काम करने से आपको फायदा मिल रहा है तो आप वो काम करना जारी रखते हो, इसको कहते हैं पुनर्बलन। अगर आपने कोई काम एक बार कर लिया और उससे आपको कुछ अच्छा परिणाम मिला तो आप उस पुनर्बलन हौसले से अगला काम या उस काम को अच्छे से जारी रखते हो। ये कहने वाले थे स्किनर। उन्होंने चूहे और कबूतर के ऊपर प्रयोग किया। उन्होंने क्या किया, ऊपर दाने रख दिए गेहूं के और नीचे जो है एक तार लटका दिया। जैसे ही चूहा या कबूतर उस तार पे टच करता है तो ऊपर से क्या होता है, दाने गिरते हैं। इसका मतलब चूहे और कबूतर को पहले क्रिया करनी पड़ रही है, फिर उनको प्रसाद मिल रहा है। यानी अनुक्रिया करने पर ही प्रसाद मिलेगा, अनुक्रिया करने के बाद उद्दीपक मिलता है। ऐसा कौन कहते हैं, स्किनर कहते हैं। अगला सिद्धांत है पुनर्बलन का सिद्धांत। देखो ये भी पुनर्बलन का सिद्धांत है जो स्किनर ने दिया है, पर पर्टिकुलर पुनर्बलन के नाम से जो सिद्धांत दिया था वो दिया था सीएल हल ने। और उनका कहना था जब जब आवश्यकता होगी तो आदमी काम करेगा, आवश्यकता कम होने पर आदमी काम नहीं करता है। यानी आवश्यकता की कमी से पुनर्बलन नहीं होता है। जब आवश्यकता होती है काम करोगे तो पुनर्बलन, हौसला मिलता रहेगा, काम चालू रहेगा। लास्ट सिद्धांत है अंतर्दृष्टि का, सूझबूझ का या गेस्टाल्ट का सिद्धांत, और ये दिया था कोहलर ने। और ये उन्होंने सुल्तान नामक चिंपैंजी पर प्रयोग किया। उन्होंने क्या किया, एक चिंपैंजी मतलब एक बंदर की तरह दिखने वाला जो है जानवर, जिसको एक जेल के तरह एक कमरे में बंद कर दिया। ऊपर 11 फीट के ऊपर के आसपास केले बांध दिए उन्होंने, लटका दिए और 2 ड्रम रख दिए और एक डंडा रख दिया। और चिंपैंजी को जब भूख लगी तो चिंपैंजी उन केले को खाने के लिए प्रयास करता है। पहले डंडे को लेकर उचकता है, वो उस 11 फीट के कमरे तक नहीं पहुंच पाता है। फिर बंदर अपनी सूझ का, अपनी अंतरात्मा का, अंतर्दृष्टि का प्रयोग करते हुए दिमाग लगाता है, सूझबूझ का प्रयोग करता है, दोनों ड्रम रखता है, ड्रम के ऊपर चढ़ता है और फिर वो चढ़ के जो है उस डंडे से उन केलों को जो है नीचे उतार लेता है और उनको खा लेता है। इसका मतलब सूझ का सिद्धांत, अंतर्दृष्टि का सिद्धांत प्रयोग करने के बाद समझ में आता है कि हम अपना दिमाग लगाएंगे तो काम हो जाएगा। ये सारे 5 सिद्धांत आपको याद रखने हैं और ये हैं अधिगम के सिद्धांत। लास्ट में हम 2 बातें करेंगे। एक वो प्रश्न जो 2023 में पूछा गया था कि द कंडीशंस ऑफ लर्निंग, सीखने की शर्तें नामक किताब किसने लिखी, वो लिखी थी रॉबर्ट गेने ने। और इन्होंने इस किताब में बताया कि सीखने के टोटल 8 प्रकार होते हैं, अधिगम के टोटल 8 प्रकार होते हैं, जिनमें से सबसे सीधा अधिगम होता है संकेत अधिगम। जैसे घंटी बजने पर बच्चा घर चला जाता है या स्कूल आ जाता है। ऐसे ही सबसे उच्च प्रकार होता है समस्या समाधान का, कि कोई भी समस्या दो, बालक प्रयास करेगा और उसका समाधान खोज लेगा। तो आपको बस यहाँ से 4 प्रकार से चीज़ें याद रखनी है। द कंडीशंस ऑफ लर्निंग पुस्तक किसकी है, गेने की। इन्होंने कितने प्रकार बताए हैं अधिगम के, 8। सबसे सीधा अधिगम संकेत, और सबसे अच्छा अधिगम कौन सा माना जाता है, समस्या समाधान अधिगम। इसके बाद
अधिगम का अंतरण बोले तो अधिगम को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में शिफ्ट करना। इसके लिए 3 प्रकार के अधिगम अंतरण काम में लिए जाते हैं। देखो, सकारात्मक या धनात्मक अंतरण, इसमें क्या होता है कि अगर पहले की कोई चीज़ आज वर्तमान में आपके काम आ रही है तो उसे कहते हैं सकारात्मक अंतरण। अगर किसी ने साइकिल अच्छे से चलाना सीखा है, हैंडल पकड़ना सीखा है, तो फिर वो मोटरसाइकिल चलाना सीख जाता है, यानी साइकिल चलाना मोटरसाइकिल चलाने में फ़ायदा देता है, तो ये है सकारात्मक अधिगम अंतरण, यानी कि पहले की सीखी गई चीज़ आज वर्तमान में काम आ रही है। अगर इसका उल्टा हो जाए तो वो नकारात्मक होगा। कैसे? कि पहले की कोई चीज़ जो सीख रखी है और आज वो वर्तमान में बाधा है, पहले की सीखी गई चीज़ हमें आज नई चीज़ें सीखने में काम नहीं आ रही हैं, उसमें रुकावट होती है, तो उसे हम कहते हैं नकारात्मक अंतरण। यानी भारत में अगर कोई ड्राइविंग करना सीखता है और वो अमेरिका में चला जाएगा तो उसे बार बार जो है समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अमेरिका में और भारत में दोनों में यातायात के नियम अलग अलग प्रकार से काम करते हैं। तो भारत में सीखा गया ज्ञान वर्तमान में अमेरिका में उसके काम नहीं आ रहा है और उसमें बाधा बन रहा है, तो ये है नकारात्मक अंतरण। तीसरा होता है अंतिम प्रकार का अंतरण, जिसे कहते हैं शून्य अंतरण, यानी कि ज्ञान को भेजना ही नहीं है। इसका मतलब ये होगा कि पहले का ज्ञान आज के ज्ञान से कोई रिलेटेड नहीं है, उसमें काम भी नहीं आता है। देखो, आपने पहले केमिस्ट्री पढ़ी है, अब आप राजस्थान जीके पढ़ रहे हो, तो केमिस्ट्री का राजस्थान जीके से कोई संबंध नहीं है। यानी न तो केमिस्ट्री राजस्थान जीके में काम आती है, न राजस्थान जीके केमिस्ट्री में काम आती हैं। तो ये है शून्य अंतरण, एक दूसरे के कोई संबंध नहीं है, जीरो सिमिलरिटी है। तो 3 प्रकार से हम अधिगम को भेज सकते हैं, पॉजिटिव वे में, नेगेटिव वे में और शून्य। और 8 प्रकार का अधिगम रॉबर्ट एम गेने ने बताया है। 5 आपको अधिगम के सिद्धांत पढ़ने हैं। कौन कौन से पढ़ने हैं आपको मैंने बता दिए। सीखने के 3 नियम याद रखने हैं, सीखने के सोपान या 3 चरण होते हैं। बीएस ब्लूम ने 3 प्रकार बताए हैं सीखने के। अधिगम का सामान्य वास्तविक अर्थ क्या होता है, अधिगम की मूल विशेषताएं क्या हैं और अधिगम के प्रकार सामान्यतः कौन कौन से हैं, औपचारिक, अनौपचारिक, गैर औपचारिक, इनको आपको समझकर जाना है। बस इसमें आपका संपूर्ण कोर्स जो है अधिगम से संबंधित कंप्लीट होता है। शिक्षण अधिगम पूरा हो चुका है। अब हम सृजनात्मकता और आगे के बिंदुओं को अगली क्लासों में पढ़ेंगे।